बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब बात करते हैं सप्लायर्स की और उसका रिलेशनशिप जिसको हमने डिसाइड किया है कि किस तरह इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप टाइप ऑफ सप्लायर की बात करते हैं, उसके लिए रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जब आप टायर वन की बात करते हैं तो असल में रिलेशनशिप का होना उसका ज़रूरी क्या है और उसको एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है। जब आप किसी भी रिलेशनशिप की बात करते हो सप्लायर की, तो सप्लाई चेन जितना भी होता है आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो फाइनल प्रोडक्ट की जब आप बात करते हैं तो वो आपके एक किस्म का पार्टनरशिप का होना ज़रूरी है सप्लायर के साथ। वो इसीलिए ज़रूरी है कि आप किस तरह अपने बिजनेस को कैसे कंडक्ट करते हैं और उसका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और प्रोडक्शन का होना ज़रूरी है जिसमें आप अपना सेलिंग अप्रैल बता लें और उसमें जो है अपने जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, टी शर्ट है, शूज़ हैं वगैरह वगैरह हैं, उसके बारे में उसके साथ एक ऐसा रिलेशन भी बना लें ताकि वो आपके वो रॉ मटेरियल्स या आपको फैब्रिकेशन पार्ट्स सही तरीके से दें। ठीक है। अब इसमें जो रिलेशनशिप आपको आइडेंटिफाई किया गया है दैट इज, जब आप ए कैटेगरी की बात करते हैं तो कोई रिलेशनशिप आपका ट्रेडिशनल होता है और वो आप उससे लेते हैं, स्टैंडर्डाइज चीजें लेते हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको कोई भी क्वालिफाइड चीज की अहमियत नहीं होती। जब आप प्रेफर्ड की बात करते हैं तो मतलब आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि आपकी एक फेमिलिटी है, एक ट्रस्ट है, रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ, सप्लायर और कस्टमर का, तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। एक्सटेंडेड का क्या मतलब है कि आपका एक ब्रीथ ऑफ प्रोडक्ट्स बनने हैं। अब उसमें जो आपके नंबर्स साइड्स हैं या आपके जितने भी कोलेब्रेशन है, प्रोडक्ट डिजाइन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सब कुछ है, तो वो एक्सटेंडेड में आ जाते हैं कि आपका रिलेशनशिप इतना बड़ा है कि उसमें आप ये सारी चीजें कर लेते हैं। पार्टनर की जब आप बात करते हैं तो कोई भी आपका कंपेटिटिव पोजीशन जिसमें आप एक ऐसा रिलेशनशिप बना लें जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, जिसमें आप अपनी एक ऐसी डायमेंशन बना लें, इन जनरल और स्पेशल दोनों, तो वो पार्टनरशिप में आपकी इसकी अहमियत ज्यादा है। जब आप सप्लायर की बात है, एक तो आपका एन, एक प्रेफर्ड, एक एक्सटेंडेड और एक पार्टनर किस्म का जो है आपका एक सप्लायर बन जाता है। ये सप्लायर की अहमियत होती है कि जब आप किसी भी बिजनेस में हैं उसको अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो ए बी सी और डी में इतना ही फर्क है, आप देख सकते हो। अब उसके लिए जब आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछ लेते हो या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से भी पूछ लेते हो या उसमें आप ये देख लेते हो कि जब आप वैल्यू एनालिसिस करते हैं टोटल कॉस्ट में, क्या इसको एलिमिनेट किया जा सकता है? सप्लायर को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अपनी चीजों को खामखा उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं। अच्छा, अब नॉट द सेकंड स्टैंडर्ड आइटम कैन बी यूज्ड, यस, क्योंकि कुछ जगहों पर आपका स्टैंडर्ड खामखा कम होगा। अगर आप बात कर लें कोई भी प्रोडक्ट्स की, जब आप पाकिस्तान में लेते हैं तो उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं होता इन कंपैरिजन टू यूएसए, और इसीलिए कि आप उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी को देख लेते हो कि आप कौन सी जगह पर एक चीज को आप ऑफर करते हो। अच्छा, अब आइटम स्टैंडर्ड, डज इट कंप्लीटली फिट एप्लीकेशन और मिसफिट? अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि आप कभी भी कॉस्ट की बात करते हैं, इसको कैसे आपने वैल्यू एनालिसिस में डालना है, उसको कैसे आपने मिनिमाइज करना है, तो कुछ जगहों पर आपका एप्लीकेशन फिट नहीं होता, कुछ जगहों पर जो है आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर लेते हो या कम्प्लीटली आपका वो फिट नहीं हो जाता। तो ये भी एक किस्म का आप कह सकते हो, सवाल कर सकते हो कि यार किस तरह इसको ठीक किया जाए। थोड़ा बहुत तो आपका ये फिट होना जरूरी है और उसके पास वही कैपेसिटी है जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट आप किसी जगह पर वो कर रहे हैं। तो वैल्यू एनालिसिस के हवाले से कॉस्ट जो है उसको जब मिनिमाइज, मैंने पहले ही बता दिया, तो कैसे इसको एक ऐसे कैपेसिटी में डालते हो, क्या वो आपके लिए ग्रेटर कैपेसिटी में है जो रिक्वायरमेंट है उसकी, और कैन इट्स वेट बी रिड्यूस? अच्छा, उसको वेट मतलब जो आप वेटेज देते हैं वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा? वेटेज जो आप देते हैं या उसको जो आप अहमियत दे रहे हैं, इज देयर अ सिमिलर आइटम इन्वेंटरी दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड? अच्छा, जब आप कॉस्ट की बात है उसको आप जब मिनिमाइज करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट आइटम है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर ये आप खत्म कर, अब उसके लिए जो आपने अहमियत रखनी है, ठीक है, अगर वो स्पेसिफाइड है, क्लोजर है कि नहीं। अब इसी तरह आपने एक और सवाल भी करना है
इज अननेसेसरी मशीनिंग या जो भी आप परफॉर्म करते हैं किसी आइटम के लिए, वो आप अननेसेसरी है या नेसेसरी है, तो उसको भी आप टोटल कॉस्ट में डालें। अब जब आप फिनिशिंग की बात करते हैं, कुछ जगहों पर जो है आपकी पैकेजिंग को पहले से वो किया जाता है, तो टोटल कॉस्ट को आप इसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ जगहों पर आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि यार किसी तरह ट्रेड ऑफ कर ले तो आपका कॉस्ट कम होता जाए। अच्छा, एक और चीज है, अब जो आपने कुछ चीजें जो है स्पेसिफाइड की हैं, जो आपका फिनिशेस में आ रहा है, मतलब कोई भी फिनिश गुड्स में आ रहा है, तो उसको वो जरूरी है, तो कुछ जगहों पर जरूरी है, कुछ जगहों पर जरूरी नहीं। अब कमर्शियल क्वालिटी के लिए आया ये स्पेसिफाइड है कि नहीं? अच्छा, ये जरूरी है यार, प्रोडक्ट को आप पहले देख लें। ये आपकी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जब आप वैल्यू एनालिसिस स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आप देख लेते हो कि यार ये इस क्वालिटी के लिहाज से है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो उसके मुकाबले थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। अब कुछ चीजें जो है आपको इन हाउस, वो आपको चीपर मिल जाएगी जब आप इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन जब आप इसको किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी बड़ी जो है सेगमेंट के थ्रू जाएगा, तो हम हाउस का जो है प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा। और अब अगर वो चीजें आपको मैन्युफैक्चरिंग हो रही है घर में और आपको चीपर मिल रहा है, तो आया वो सही है या नहीं? अगर वो सही है तो कुछ जगहों पर वो सही होगा, कुछ जगहों पर, फॉर एग्जाम्पल अगर फूड की मिसाल लें, तो हाइजीनिक का बड़ा मसला होता है, तो फिर वो अगर वो हाइजीनिक है कि नहीं है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई और चीज है, हैंडमेड कोई वो चीज है, तो वो आप उसको ले सकते हैं। अब उस पे जो है आपका लोएस्ट शिपिंग रेट आएगा कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और आपकी पैकेजिंग कॉस्ट रिड्यूस हुई है कि नहीं। अब सप्लायर जो है आपके लिए सजेशन करते हैं कि नहीं कि वो आपको कॉस्ट को रिड्यूस करें, तो वो हम आपके साथ तो जब पार्टनर बन जाते हैं तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग, उसी चीज को जो अभी हमने पहले यहाँ पे किया, थोड़ा सा इसको डिसीजन मेकिंग में हम देख लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग में आपको क्या होगा। जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, कोई भी आप एक चीज लेते हो, तो उसमें सेल पर्सन जो है उसके पास वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे वो डिसीजन तक रीच करेगा, और वो अपने क्लाइंट्स के जितनी भी चीजें हैं वो देख लेते हैं कि कैसे उसको हल करेगा। और आपने ये भी जानना जरूरी है कि कैसे आपने ये ऑप्शन चूज किया है और उसको आप क्यों देखना चाहते हैं। और आपने एनालाइज करना पड़ेगा अपने स्टेक होल्डर, ठीक है। और स्टेक होल्डर क्या है? स्टेक होल्डर आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, आपके जो है गवर्नमेंट भी हो सकता है, जनरल पब्लिक भी हो सकता है। ये क्या है कि कोई ना कोई इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे किसी न किसी वजह से आ रहे हैं, तो आपके वो स्टेक होल्डर। और उसमें आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी देखना है कि कैसे वो प्ले करते हैं। और आपने ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे आपने प्राइस और डिस्काउंट को कैसे आपने सेंस ऑफ अर्जेंसी में देखना है। और इसमें ये भी देखना है कि निगोशिएशन जो है, अगर कोई आपके पास अल्टरनेटिव है, तो वो आपका वीकनेस भी बन जाता। अच्छा, वीकनेस तो बन जाता है कभी कभी आपका, लेकिन आप उसको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करते हैं जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव हो। लेकिन अगर आपका सब्स्टिट्यूट कोई और आ रहा है, मतलब आपके मुकाबले में कोई और कम्पिटिटर आ रहे हैं, तो वो आपका सब्स्टिट्यूट चीज हो रहता है, तो वो आपके लिए एक इमरजेंसी बन सकती है और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। अब जो आपके सीईओ होता है, तो वो उसका मकसद क्या होता है, वो क्या काम करता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, उसके लिए नीड क्या है। अब वो खामखा जो उसके लिए नीड है, तो वो खामखा उसको देखेगा कि किस तरह वो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का क्या मतलब है, अर्निंग पर शेयर को ज्यादा देखेगा कि यार किस तरह इसको बढ़ा दिया है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो क्या देखता है कि यार किसी ना किसी लेवल पे, जब आप नीड की बात करें, उसके लिए नीड क्या है कि अर्निंग पर शेयर को ज्यादा से ज्यादा किया जाए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या करेगा, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इस तरह जो है आपका ईबीआईटी, जो आपका इक्विटी है, उसको वो करना, और आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है या एसेट्स पे, तो वो भी देख लेता है कि किस तरह वो करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा उसका फोकस होता है। और फिर आपका ऑपरेशंस, जो आपका मैनेजर हो गए कोई भी, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ज्यादा देखेंगे कि किस तरह आप उसको ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स को ज्यादा किया। प्लांट मैनेजर अपनी मशीन अवेलेबिलिटी को ज्यादा देखता है कि उसके लिए जरूरत क्या होती है,
अब ऑपरेशन मैनेजर को ज्यादा से ज्यादा ये देखना पड़ेगा कि किस तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स को एनहांस किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा। प्लांट मैनेजर अपनी मशीन अवेलेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दे, किस तरह मशीन अवेलेबिलिटी होगा तो ज्यादा से ज्यादा काम किया जाएगा। मेंटेनेंस मैनेजर अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन रखने के लिए वो देखता है कि किस तरह इसको मेंटेन किया जाए। मशीन ऑपरेटर अगर कोई मिसाल है ना, तो ये मशीन ऑपरेटर क्या ऑयल ऑन द फ्लोर को देखेगा, तो ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किस बंदे की कौन सी नीड होती है, तो उसको हिसाब से वो काम करेगा, मतलब एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बाइंग सेंटर मेंबर्स जो आपके होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? मार्केटिंग वाले भी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी होते हैं, R&D वाले भी होते हैं, जनरल मैनेजमेंट वाले भी होते हैं, और परचेजिंग वाले भी होते हैं। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं? अब उसकी जो मार्केटेबिलिटी होती है किसी भी फर्म की प्रोडक्ट, तो वो देखता रहता है कि पैकेजिंग क्या है, प्राइस क्या है, तो ये बाइंग सेंटर में मार्केटिंग वाले होते हैं कि वो देख ले कि मार्केट में फर्म्स की प्रोडक्ट कैसे चल रही है, उसका मटेरियल क्या है, पैकेज क्या है, प्राइस क्या है, ये मार्केटिंग का काम है। इस तरह वो देख ले कि उसकी अहमियत कितनी है और लोग क्या पसंद करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं बाइंग सेंटर में? तो वो देखते हैं कि यार कैसे डिटरमिन करना है फिजिबिलिटी को और इकोनॉमिक कंसिडरेशन को, कैसे यूज किया जाए इन प्रोडक्ट्स को। अब R&D के वाले क्या करते हैं कि इनिशियल डेवलपमेंट और प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह स्पेसिफिकेशन किए जाए, किस तरह उसके कंपोनेंट्स, मटेरियल, क्राइटेरिया, किस तरह इसको मिनिमम एंड परफॉर्मेंस में लाना है और किस तरह इसकी स्टैंडर्ड डेवलप करना है, और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को कैसे एनहांस किया जाए ताकि कम से कम चीज पे आपको ज्यादा से ज्यादा चीज मिल जाए। अब जनरल मैनेजमेंट का क्या काम है? अब जनरल मैनेजमेंट जो कि आपका इन्वॉल्व होता है किसी भी परचेज सिचुएशन में, जो कि नॉर्मली आप कह सकते हैं कि अनयूजुअल होता है किसी भी को, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग में ज्यादा अहमियत जनरल मैनेजमेंट की है कि किस तरह आप एक प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे और किस तरह जो है आपने मेजर कंसिक्वेंसेस ऑफ फर्म देखने हैं और उसके ऑपरेशंस देखने हैं। अब परचेजिंग वालों का क्या है? वो देखते हैं कि किस तरह आपकी नेगोशिएशन बनती है, नॉलेज ऑफ माई प्रोडक्ट्स क्या है, आपका वर्किंग रिलेशन क्या है सप्लायर के साथ, और किस तरह इसको आपने अच्छा बनाना। अब न्यू बाय सिचुएशन क्या होगा और आपके लिए डोमिनेंट डिसीजन क्या होगा, अब इसको रिपीटेटिव बनाने के लिए आप परचेजिंग खुद बताते हैं। अब वो आपके परचेजिंग एजेंट्स होते हैं या आपके प्रोक्योरमेंट ऑफिसर होते हैं, उसका काम ये होता है कि किस तरह वो आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज और उसका रिलेशनशिप विद सप्लायर क्या है और किस तरह इसको और भी एनहांस करना है, अच्छा बनाना है, ये परचेजिंग वाला होता है। तो बाइंग सेंटर में ये पांच बंदों का मतलब मार्केटिंग वालों का, मैन्युफैक्चरिंग वालों का, R&D वालों का, जनरल मैनेजमेंट का और परचेजिंग वालों का काम। अब इकोनॉमिक बाइंग इन्फ्लुएंस कहाँ पर आता है? अब रोल क्या है, आपने ये पूछना है कि आस्क व्हाई। अब आपने अप्रूवल भी देना है, आप रोल, अब करेक्टरिस्टिक क्या है, अब पैसे जरूरत है, अब उसके लिए पैसे निकालना, अब उसके लिए पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फोकस क्या है कि टोटल ऑर्गेनाइजेशन, बॉटम लाइन और फ्यूचर। अब हर रोल के हिसाब से आपने, फॉर एग्जांपल रोल मतलब आपके जो सीनियर लेवल पे हैं तो हम वही आपको फाइनल अप्रूवल देंगे ना। अब उसके खुसूसियत क्या हो गया, मनी, और उसको कैसे रिलीज करना, उसकी जो पावर है किस तरह इस्तेमाल करना। अब फोकस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन पे ही होगा, बॉटम लाइन पे भी होगा, और आपका फ्यूचर क्या है। तो इकोनॉमिक बाइंग इन्फ्लुएंस जो है ये यहाँ पर, इसकी यहाँ पर इस तरह जरूरत है। अब यूजर बाइंग इन्फ्लुएंस क्या है? अब आपने परचेज करना है कि कैसे जॉब परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा, मतलब कोई रोल भी हो, कोई भी रोल। यूजर बाइंग इन्फ्लुएंस, अब आप एक चीज ले रहे हैं, अब इसकी खुसूसियत क्या होगी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और कैसे इसको सुपरवाइज करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। उसका फोकस क्या होता है, टैक्टिकल होता है, जो आपका नॉर्मल रूटीन पे होता है, जो भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल डेज के लिहाज से, और वो स्ट्रेटेजिक नहीं होता। स्ट्रेटेजिक तो आप फ्यूचर की बात करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक नहीं। अब उसमें आपने ये भी देखना है, जब आप टेक्निकल बाइंग इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो आपने अल्टरनेटिव को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करना है अल्टरनेटिव, तो आपने रिकमेंड भी करना पड़ेगा कि यार इसको अगर आपने अल्टरनेटिव को एलिमिनेट किया, जो बिल्कुल इसका बिल्कुल सब्स्टिट्यूट या आपको बिल्कुल वही चीज मिल रहा है, तो उसको रिकमेंड करना पड़ेगा। तो क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट को आप देखते हो किसी भी प्रोडक्ट में, गेट कीपर ये सारी चीजों को देखता है, और वो ओनली आपको नो नॉट यस आपको बताएगा। फोकस क्या होता है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होती है,
ये सारे टेक्निकल बाइंग इन्फ्लुएंस में जब आप करते हैं, टेक्निकल कोई भी टेक्निकल चीज को जब आप बाइंग इन्फ्लुएंस में लाते हैं, तो वो क्या होगा, उसमें आपकी ये रोल होगा, कैसे आपने एलिमिनेट करना पड़ेगा अल्टरनेटिव को, रिकमेंड कैसे करना पड़ेगा, और उसमें क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट आप प्रोडक्ट के देखते हैं, उसका आपका फोकस क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे। ठीक है, अब एडवोकेसी इसको हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा देखें।